मेरे सभी दिल अजीज दोस्तों का ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अब तक मैं एकेडमिक बच्चों के लिए ही वीडियो बनाया करता था, एकेडमिक वीडियो बनाया करता था। लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे साथी, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कहे कि सर आप थोड़ा सा कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी वीडियो बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे लगा कि चलिए, अगर आपकी दिली इच्छा है और हमारे द्वारा आपका कुछ विशेष लाभ मिलने वाला है, तो मैं आपके लिए कुछ विशिष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। और दोस्तों, आज मैं इसका शुरुआत कर दिया हूं। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हिंदी से संबंधित हैं, उसके लिए बहुत ही सुंदर कलेक्शन लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हूं। चाहे वह जीआईसी के लिए हो, प्रवक्ता के लिए हो, टीजीटी के लिए हो, पीजीटी के लिए हो, बीएड के लिए हो, सुपर टेट, यूपी टेट, एसएससी या यूपीपी, या किसी भी तरह का हिंदी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वह सारा का सारा प्रश्न आपको इसी प्लेटफार्म से मिल जाएगा। क्योंकि मैं जो संकलन लेकर के आया हूँ, यह लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के प्रश्नों का संकलन है। फिलहाल इस वीडियो में मैं 52 प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ और इन 52 प्रश्नों का व्याख्या भी होगा। अर्थात एक प्रश्न के साथ कम से कम 4-5 प्रश्न एक्स्ट्रा आपको जानने का मौका मिलेगा। इससे आपका ज्ञान का लेवल, अनुभव का लेवल बहुत अधिक बढ़ जाएगा और निस्संदेह आप किसी भी परीक्षा में हिंदी विषय में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत किया जाए। हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है, नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है, यह लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह ग्रंथ है। और यह ग्रंथ कब लिखे हैं, यहाँ देखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से इसका व्याख्या भी मैं आपको कर दे रहा हूँ। यह हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखे हैं 1952 ईस्वी में। हिंदी का यह एक इतिहास ग्रंथ है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में लिखे हैं। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है, यह 1929 ईस्वी में लिखा है। और डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा है। तो इस तरह से आप प्रश्न तो एक पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारे प्रश्न आपको स्वतः तैयार हो जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। भले वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन अगर ज्ञान बढ़ाना है तो समय का कैलकुलेशन करने से कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए थोड़ा सा आप मेरे साथ बने रहें, अंत तक वीडियो को देखें और निस्संदेह आपको बहुत अच्छा संकलन यहाँ से मिलेगा। चलिए, अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इसमें 4 विकल्प दिया है। मुनिजिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। तो इसका बी विकल्प है, यानी कि मोतीलाल मानेरिया है। ये ध्यान रखेंगे, मोतीलाल मानेरिया राजस्थान से संबंधित है, इसलिए राजस्थानी भाषा और साहित्य से संबंधित जो भी, राजस्थानी साहित्य से संबंधित जो भी रचनाएं आती हैं, यह इनका नाम सबसे पहले आता है। और यहाँ देखिए, इनके द्वारा अन्य जो रचित जो ग्रंथ है, राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और हिंदी वीर काव्य के लेखक जो है, ये टीकम सिंह हैं। टीकम सिंह जो है कि हिंदी वीर काव्य के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है। तो यहाँ दोस्तों देखिए, सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, यानी पंडित विश्वनाथ प्रसाद। पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। इसके अलावा अन्य भी आचार्य श्रृंगार काल को विशेष नाम दिए हैं, जैसे रीति काव्य नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधु ने, रीतिकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कला काल नाम दिया है रमा
शंकर शुक्ल रसाल ने, और अंधकार काल नाम दिया है त्रिलोचन ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर ये ट्रिक कर लीजिए। अक्सर ये पूछा जाता है, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है कि रीतिकाल को विभिन्न नामों से, इन भिन्न भिन्न नामों से कौन कौन आचार्य इसका नाम दिए हैं, इसको आप जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए तो फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो है इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया है? पहला है ईश्वर दला लित्युत्तर इंदुई ए हिंदुस्तानी, बी है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, या सी है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, या डी है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो इसका सही उत्तर डी है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है, और इसी का इन्होंने ये हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के रूप में रचना किया है। लेकिन चूंकि यहाँ नॉर्दर्न इतिहास यहाँ विकल्प में दे दिया है, नॉर्दर्न हिंदुस्तान दे दिया है, तो अभी तक जो मैं पढ़ा हूँ यह नॉर्दर्न हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि ये है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये है। फिलहाल आगे हो सकता है किसका ये क्लियर हो जाए। जो मैं जान रहा हूँ उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसी का डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से अनुवाद किया है। ठीक है ना, चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, इसमें आगे इसका व्याख्या भी दिया है, देख लीजिए क्या क्या है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को किशोरीलाल गुप्त ने ये इसका हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के रूप में अनुवाद किया है। जबकि आगे जो दिया है कि गारसा दत्तासी द्वारा लिखित जो इतिहास ग्रंथ है इत्सवार दलाल लित्युत्तर इंदुई हिंदुस्तानी को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से अनुवाद किया है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि पूछता है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किस इतिहासकार के ग्रंथ को हिंदुई इतिहास का साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया है। ठीक है ना, अगला है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर प्रथम ग्रंथ के लिटरेचर के ग्रंथ के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रिव्स। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं F.E.K। तो ये थोड़ा सा पाश्चात्य साहित्य से संबंधित है, थोड़ा सा क्वेश्चन उच्च लेवल का है, इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी शब्द सागर। ठीक है ना, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और उसके बाद से फिर यह स्वतंत्र पुस्तक के रूप में सामने आया। इसका व्याख्या देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका रूप में लिखा है, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। जबकि हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास ने लिखा। इसको ध्यान रखेंगे, हिंदी कोविद रत्नमाला जो है श्याम सुंदर दास ने लिखा है, और हिंदी विश्वकोश धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है। ये सब याद रखना जरूरी है। ठीक है, आगे छठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं। छठवां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर हर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1700 से 1900 विक्रमी संवत। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि विक्रमी संवत और ईस्वी में क्या अंतर होता है। तो विक्रमी संवत से आप 57 साल 57 ईयर अगर आप विक्रमी संवत से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो आपका ईस्वी सन पता चल जाता है। तो इसमें से आप 57 साल घटा करके ईस्वी निकाल सकते हैं, या ईस्वी पूछता है तो 57 प्लस करके आप विक्रमी संवत निकाल सकते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस तरह से काल विभाजन किया है वो इस प्रकार से है। आदिकाल का उन्होंने काल विभाजन किया है संवत 1050 से 1375,
पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल को जो है कि 1375 से 1700 विक्रमी, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल को 1700 से 1900 विक्रमी, और आधुनिक काल को 1900 से 1984 विक्रमी के रूप में इसका वर्गीकरण इन्होंने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। इसमें यह आपको बताना है हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा है। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि बाकी सभी लोग हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी लिखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लिखे हैं, और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे भी लिखे हैं। ठीक है ना। इसमें क्या है, डॉक्टर नगेंद्र जो है हिंदी साहित्य के इतिहास नहीं लिखा, बल्कि उसका क्या किए, संपादन किए हैं, उसके संपादक रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है, इसलिए बच्चे या फिर अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं और गलत करके चले जाते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला जो है आपका 8वां प्रश्न जो है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रबंधु। मिश्रबंधु जो है यह अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किए हैं, और इनका जो पुस्तक का नाम है मिश्रबंधु विनोद है। ठीक है ना। मिश्रबंधु विनोद इनके पुस्तक का नाम है, और यह 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ 3 भाग में। इसका 3 भाग रहा है। 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और चौथा भाग जो हुआ वह 1934 में प्रकाशित हुआ। तो इसको ध्यान रखेंगे कि मिश्रबंधु विनोद 3 भाग में था। 3 भाग का प्रकाशन ये 1913 ईस्वी में, और चौथे भाग का प्रकाशन जो है 1934 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी हर लेवल परीक्षा में पूछा जाता है, कि इसका सही उत्तर होगा युग प्रवृत्ति बी। तो इसमें क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। इसको ध्यान रखेंगे, कभी पूछता है कि विधेयवादी पद्धति पर किस आलोचक ने इतिहास ग्रंथ लिखा है, तो उसका भी नाम हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसका प्रकाशन इन्होंने ये 1929 ईस्वी में किया था। इसको ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति सबसे विकसित पद्धति है। बाकी जितनी पद्धतियां हैं, वर्णानुक्रम पद्धति, समाज शास्त्री पद्धति या कालानुक्रमी पद्धति, ये सब ये बिल्कुल एक तरह से घिसी पिटी पद्धति माना जा सकता है। लेकिन सबसे नवीन पद्धति और सबसे वैज्ञानिक पद्धति जो है विधेयवादी पद्धति को ही माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। ठीक है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, तो इसको देखिए, यह हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा है। प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इसका जो सही आंसर है, इसे यहाँ देखिए स्टार लगाया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ऐसे दे दिया है, इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। लेकिन सही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक नलिनी विलोचन शर्मा है। इसमें हिंदी दे देने का कारण त्रुटिपूर्ण है। ठीक है ना। इसके अलावा और जो लोगों का इतिहास ग्रंथ है, तो विजेंद्र स्नातक का हिंदी साहित्य के इतिहास ये भी लिखे हैं। डॉक्टर नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज, इनका इतिहास ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है डॉक्टर नामवर सिंह के ग्रंथों को। और डॉक्टर विनय मोहन शर्मा हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है
इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर पूछता है। ये प्रश्न नंबर 12 अक्सर पूछता है कि किस विद्वान ने सिद्ध सामंत काल कहा है? किसको? आदिकाल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, सी। ठीक है ना, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन के अलावा अन्य भी नामकरण विभिन्न विद्वानों ने किया है। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। संधि काल एवं चारण काल कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। बीज बपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसको ध्यान रखना, अक्सर पूछ देता है कि बीज बपन काल, आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा है? तो ये सब याद आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, 13वां देखिए, भारतीय इतिहास की भूमिका के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो है कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 14वां प्रश्न, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव या गद्य का प्रवर्तन या गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों से विभक्त करके विवेचित किया है? इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। थोड़ा सा ये अपर लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जटिलता इसमें है, इसलिए यूपीपीसीएस यहाँ देखिए, यूपीपीसीएस जीआईसी में यह 2017 में पूछा गया है। तो लेकिन ध्यान रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ को हिंदी गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य का वर्तमान गति आदि खंडों से विभक्त करके विवेचित किया है। ठीक है ना। 15वां देखिए, अगला क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी रमा शंकर शुक्ल रसाल। रमा शंकर शुक्ल रसाल जो है यह हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल के नाम से दिए हैं। कला काल किसने कहा है? इसका सही उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न वो देखते हैं 16वां जो है, ये क्या करना है? सुमेलित करना है जो सही कूटों से। तो गोरखनाथ और उनका युग, नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय और सिद्ध साहित्य। तो इधर का जो विकल्प है पीताम्बर बड़थवाल, रांगे राघव, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ए का मतलब क्या? देखिए यहाँ इसका सही, गोरखनाथ और उनका युग जो है धर्मवीर भारती, इनका जो है संबंध सीधे सीधे क्या है? धर्मवीर भारती से। नाथ संप्रदाय का संबंध सीधे पीताम्बर दत्त बड़थवाल से, यानी कि ये लोग इसका संकलन किए हैं। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी और सिद्ध साहित्य रांगे राघव, ये लोग इन सब का ये संकलन किए हैं, इसलिए का सीधा संबंध इनसे बन रहा है। ठीक, आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के आदि काल को आधार काल नाम किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य के आदि काल को आधार काल नाम किसने दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भक्ति काल, सगुण धारा, फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा गया है? को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी, संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। यानी ये पंक्ति जो है यह किसके लिए कहा गया है? तो केशव दास के लिए कहा गया है, क्योंकि केशव दास को हृदयहीन कवि कहा जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनको हृदयहीन कवि कहा, इसलिए यहाँ इस विकल्प में क्या रहेगा? केशव दास। यहाँ जो रहेगा केशव दास रहेगा। ठीक है ना। और इनको जो है कि कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इनके नाम से बहुत सारी तथ्य जुड़े हुए हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक। देखिए अब यहाँ उसमें जो दिया था नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तो यहाँ देखिए यही है। तो इसी के लेखक मतलब वो जॉर्ज ग्रियर्सन है, और इसका हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है किशोरीलाल गोस्वामी ने किया है। ठीक है ना।
सॉरी डॉक्टर किशोरी लाल ने किया है। तो इस तरह से आगे देखिए इसका व्याख्या यहाँ क्लियर हो गया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ए ग्रियर्सन है। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ ध्यान रखेंगे कि 952 कवियों को शामिल किया है। कई प्रश्न ये पूछ देता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कुल कितने कवियों को शामिल किया गया है, तो 952 कवियों को शामिल किया गया है। और डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किया है। तो यहाँ क्लियर हो गया है कि इसी पुस्तक को ये हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के रूप में डॉक्टर किशोरीलाल गोस्वामी जी ने किया है, किशोरीलाल गुप्त जी ने किया है। ठीक है, आगे देखिए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है, तो ये हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और इसका प्रकाशन जो है 1938 में हुआ था। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रकाशन भी पूछता है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था, माने किसने किया था, तो इसका जो सही विकल्प है वह गारसा द तासी ने किया था। और एक विडंबना यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन एक विदेशी विद्वान के द्वारा शुरुआत किया गया। ठीक है ना। यहाँ देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा द तासी ने किया। गारसा द तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। इनकी जो पुस्तक है फ्रेंच भाषा में, इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी रखा गया है। और इस पुस्तक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1939 ईस्वी में हुआ था। और इसके बाद दूसरा जो हुआ था 1839 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा जो था 1847 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। यानी पहली बार ये 2 भाग में आया। और पहला जो प्रकाशन हुआ 1839 में, दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ ये 1847 में। और जब 3 भाग में विभक्त हो गया तो उसका प्रकाशन हुआ 1871 ईस्वी में। इसको ध्यान रखेंगे। मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं कौन है, यहाँ मिश्र बंधुओं का जो नाम दिया गया है उसको ध्यान रखेंगे कि उसमें 3 कवि हैं, इसलिए उनको मिश्र बंधु, बंधु माने भाई समझते हैं, तो 3 भाइयों को मिला करके मिश्र बंधु नाम दिया गया है। तो वह एक व्यक्ति नहीं, उसमें 3 व्यक्ति हैं। और वो कौन कौन, उसको ध्यान रखेंगे। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 लोग मिल करके मिश्र बंधु कहे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे गणेश, श्याम और सुखदेव, इसको ध्यान रखेंगे। गणेश, श्याम, सुखदेव, आगे बिहारी मिश्र, बिहारी मिश्र, बिहारी मिश्र नाम जुड़ जाएगा। केवल 3 नाम याद रखेंगे, गणेश, श्याम और सुखदेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है। ठीक है ना। यानी हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने कहा है, इसको अलंकृत काल कहा है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा सी राम कुमार वर्मा। यानी राम कुमार वर्मा जो है हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 693 ईस्वी से मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल के किस नाम या किन नामों से संबोधित किया है। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा डी संधिकाल एवं चारण काल। यह जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को यानी प्रारंभिक काल को संधिकाल और चारण काल के नाम से दिया है। और इसके अलावा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए।
हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? बहुत आसान सा प्रश्न है लेकिन अक्सर पूछता है। इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। इसके अलावा ऊपर आप पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पर फिर से इसका रिवीजन हो जाएगा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है, पंडित विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है और मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। इसको ध्यान रखेंगे, ये तीनों अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे कि कला काल किसने कहा, श्रृंगार काल किसने कहा, अलंकृत काल किसने कहा। आगे देखिए अगला प्रश्न, वर्णानुक्रम में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है ना। तो ये वर्णानुक्रम में लिखा गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह प्रथम ग्रंथ किस तरह से है या कौन है? इसका सही उत्तर होगा बी, यानी ईश्वर दला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी, यानी गारसा दत्तासी जो लिखे हैं फ्रेंच विद्वान, यही जो है कि वर्णानुक्रम में लिखा हुआ यह प्रथम ग्रंथ है इतिहास का। ठीक, और यह जो है कि इसका प्रकाशन इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, या 2 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था, 1839 में, 1847 में, और इसके बाद लक्ष्मी सागर वासरण ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया है, और वो कब किया था? 1952 ईस्वी में। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? सबसे पहले वह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो इसको ध्यान देंगे कि हिंदी साहित्य का विकास, यानी इस नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो पहला इतिहास ग्रंथ था वह प्रकाशित हुआ। बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास इसका नाम हो गया। ठीक है ना। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसका प्रकाशन हुआ। बाद में एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसको ध्यान रखेंगे। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टिकोण से। ये ध्यान रखना होगा कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त किस तरह से वो चाहते थे कि इतिहास का पुनर्लेखन किस तरह से होना चाहिए। तो चाहते थे उसमें स्वतंत्रता हो, तटस्थता हो और संतुलित दृष्टि हो सबकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के ऐतिहासिक दृष्टि क्या है? देखिए इसका सही उत्तर होगा बी, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ये थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है, इसको ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, रीतिकाल। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल। ठीक है ना, ये गलत है। 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेखक के कालों की रचना की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया गया है? इसका सही उत्तर होगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना, कालों की रचना का विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका जो नामकरण किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? इसमें आपको ये बताना है कि क्या ये आधार स्रोत नहीं हो सकता इतिहास लेखन का। उसका सही उत्तर होगा बी, यानी रचनाओं का मौखिक उल्लेख ये नहीं होना चाहिए, बाकी सभी चीज़ होना चाहिए। माने विभिन्न युगों की आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री होनी चाहिए, शिलालेख होना चाहिए, इतिहासकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं भी होनी चाहिए, लेकिन रचनाओं का मौखिक उल्लेख नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ये पूछ रहा है, यहाँ ध्यान रखेंगे, नहीं है। तो कौन पुस्तक नहीं है? तो हिंदी साहित्य का आलोचना ये नहीं है, बाकी सभी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास भी है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ये 3 इतिहास ग्रंथ हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे, ये अक्सर पूछा जाता है। आगे देखते हैं,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हर एक परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि आदिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी संवत 1050 से 1375 विक्रमी ये होता है। ठीक है, उन्होंने ये नामकरण किया है। आगे, इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो ये हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, इसके ऊपर बार बार चर्चा हो चुका है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रेंच भाषा में हुआ है, क्योंकि फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने इसको लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है कि सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आदिकाल को कौन क्या क्या नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, राल्फ संकीर्तन और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर आइए जान लेते हैं, इसका किस तरह से इन्होंने कौन किसको क्या क्या नाम दिया है। इसका सही मिलान है, सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने, और चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने, आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी। ये सी वाला जो विकल्प है ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे कि चारण काल, ठीक है ना, चारण काल एवं संधि काल जब दोनों एक साथ जुड़ जाता है तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हो जाते हैं, और केवल चारण काल अगर पूछता है कि चारण काल किसने नाम दिया है तो जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान कौन है, यानी किसने प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया है। तो इसके पहले आप पढ़ चुके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है प्रारंभिक काल को आदिकाल के नाम से दिए हैं। इसके पहले आप पढ़ भी चुके हैं कि चारण काल ग्रियर्सन ने दिया है, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने दिया है, बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, और बीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अगला प्रश्न देख लिया जाए कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, साहित्य के इतिहास में यह किस मनीषी का कथन है। तो यह जो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम इतिहास है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है। ये ध्यान देंगे कि प्रथम इतिहासकार पूछ रहा है। तो इसमें अगर 4 विकल्प जो दिया हुआ, पंडित राहुल सांकृत्यायन, पंडित रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु, तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देंगे जॉर्ज ग्रियर्सन, क्योंकि सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास किया है। आगे जो है देखिए, रामचंद्र शुक्ल के बीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है। तो आदिकाल किसने कहा है ये ध्यान देंगे। एक बार फिर प्रश्न दोहराया जा रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और यहाँ काफ़ी विस्तृत रूप से यहाँ बताया गया है कि किन किन विद्वानों ने आदिकाल को किस किस नाम से जाना जा रहा है। क्वेश्चन रिपीट होता रहेगा तो बढ़िया रहेगा, आपके दिमाग में बार बार बनता रहेगा कि चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने दिया है, बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, बीरगाथा काल आचार्य राम शुक्ल ने दिया है, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया है, बीरगाथा काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, संधि काल एवं चारण काल जब दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, देखिए चारण काल ऊपर यहाँ देखिए चारण काल यह जॉर्ज ग्रियर्सन दिया, लेकिन संधि काल और चारण काल जब दोनों एक साथ जुड़ जाएगा तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक कवियत्री भी इसको जो है कि इसका नाम दी है आधार काल, ठीक है ना। तो आधार काल सुमन राजे ने दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। तो बार बार यह आ रहा है, तो मिश्र बंधु ने दिया है, ठीक है ना। और कौन कौन क्या क्या नाम दिया इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, फिर भी दोहरा लीजिए कि रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अलंकृत काल मिश्र बंधु ने, रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और कला काल रमा शंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब से माना है। तो इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि 600
1393 ईस्वी से इन्होंने माना है। और इनका जो काल विभाजन इस प्रकार है कि इन्होंने संधि काल माना है 693 से 943 तक, चारण काल माना 943 से 1318 ईस्वी तक, भक्ति काल, यहाँ ध्यान देंगे संवत नहीं, ये ईस्वी है। भक्ति काल माना है 1318 से 1643, रीति काल माना है 1643 से 1843 और आधुनिक काल 1847 से अब तक माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का मत है, माने उनके मत के अनुसार रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि वह क्यों रीति काल का नाम श्रृंगार काल दिए हैं। पहला विकल्प है कि रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, और दूसरा विकल्प है कि श्रृंगार के अतिरिक्त किसी विषय पर नहीं लिखा गया, और सी है सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं, और डी है श्रृंगार और प्रेम ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। तो इसका सही उत्तर है ए, क्योंकि ए उत्तर जो है वह यह है कि श्रृंगार काल क्यों होना चाहिए, तो उसका सही उत्तर यहाँ है रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया है? तो बार बार ये आ रहा है प्रश्न, रिवीजन भी होता चला जा रहा है। तो आदिकाल दिया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आदिकाल दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान रखेंगे कि यह किसकी रचना है। तो नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। यह जो है कि नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कवियों की रचनाएं आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकी अन्य रचनाएं जो हैं, नंद दुलारे वाजपेयी जी का जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रा नंदन पंत, ये सब जो है कि इस तरह से इनकी रचनाएं ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो इसका उत्तर है डी, रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है ना, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? रामनरेश त्रिपाठी हैं। ये अक्सर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, माने मिश्र बंधु में कौन शामिल नहीं है? तो ये ध्यान देंगे, गणेश बिहारी तो हैं, श्याम बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी हैं, कौन नहीं है? केशव बिहारी नहीं है, केशव बिहारी इसमें शामिल नहीं है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? मिश्र बंधुओं के अनुसार कौन है? इनके अनुसार है गोरखनाथ। ये गोरखनाथ को हिंदी के प्रथम गद्य लेखक मानते हैं। ठीक है, आइए 50वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? तो शिव सिंह सेंगर ने किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना, इसमें से जितने ये लोग लेखक यहाँ ये दिखाई दे रहे हैं कि यह इनमें से सबसे पहले कौन किया है? तो शिव सिंह सेंगर ने किया है, क्योंकि बाकी जो लोग रचना, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन जो किए हैं यह अंग्रेजी में किए हैं, लेकिन मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल से पहले शिव सिंह सेंगर ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 51 नंबर का जो प्रश्न है वह प्रश्न ये है कि भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का साहित्य ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है? यानी संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता का नाम आपको बताना है। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है संस्कृत के 4 अध्याय लिखे हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसके अलावा और भी आप जान लें बहुत अच्छा रहेगा। रामविलास शर्मा के जो ग्रंथ हैं उनमें कौन कौन ग्रंथ है? जैसे प्रेमचंद है, भारतेंदु युग है, निराला
कि प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये उनकी रचना है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है काव्य आत्मा का संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, इसको ध्यान रखेंगे। और अगला और अंतिम प्रश्न आपका है, शिव सिंह सरोज के का रचना काल क्या है? शिव सिंह सरोज मैंने कब लिखा गया था? 1830 ईस्वी में लिखा गया था। तो इसलिए सबसे पहला इतिहास ग्रंथ ये माना जाता है 1830 ईस्वी में यह लिखा गया था, शिव सिंह सरोज। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका यह वीडियो आज का कंप्लीट हुआ। अब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ। अगर मेरी शैली या मेरा संकलन अच्छा लगा होगा, शैली छोड़िए लेकिन संकलन अगर आपको अच्छा लगा हो, तो निस्संदेह यहाँ से आपको हर एक लेवल का प्रश्न मिलता चला जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी सभी वीडियो को प्राप्त करना चाहते हो तो बेल आइकन भी पुश कर दीजिए। और अब तक आप हमारी इस वीडियो को देखें, आप सभी दोस्तों के एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को एक बार फिर मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।